हेलो, वेलकम बैक टू चैतन्य एजुकेशन। मैं हूं मंत्र श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं द कंप्लीट CH एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ये हमारे द कंप्लीट CH एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स का 7th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं स्निफिंग के बारे में, या फिर कह सकते हैं नेटवर्क स्निफिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्निफिंग का मतलब क्या है। स्निफिंग का मतलब है जो भी आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं या फिर 4-5 लोग आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उनके बीच का जो भी ट्रैफिक इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, आप उस ट्रैफिक पे किसी तरह एक्सेस कर लेते हैं एंड उस ट्रैफिक को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि जो भी ट्रैफिक किसी भी तरह से सेंड किया जा रहा है एक दूसरे सर्वर को, उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्निफिंग का पार्ट है ये नॉर्मली परफॉर्म नहीं हो सकता। स्निफिंग ऐसा तभी हो सकता है जब आप किसी जो आपका टारगेट है उसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, या जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका विक्टिम है, उसके नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, ऐसा तभी हो सकता है। स्निफिंग के कुछ अटैक्स यहाँ पर दिए गए हैं, या स्निफिंग के जो आपको बेनिफिट है वो ये आपको चैट सेशंस मिल सकते हैं, वेब ट्रैफिक मिल सकता है, ईमेल ट्रैफिक मिल सकता है, DNS ट्रैफिक मिल सकता है, FTP पासवर्ड मिल सकता है, राउटर कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकते हैं, टेलनेट का पासवर्ड मिल सकता है, सिस्टम लॉक ट्रैफिक्स मिल सकते हैं। फिर इस यहाँ पे देखते हैं स्निफिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, पहले आप स्निफिंग से समझिए पहले है कि राउटर और हब क्या होता है। हब क्या करता है, हब 4-5 कंप्यूटर्स या जितने भी उसमें पोर्ट्स अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। लेकिन जो भी पैकेट हब में आता है वो सभी सिस्टम्स में इक्वली जाता है, यानी कि अगर जो पैकेट सिस्टम 1 में जा रहा है वो सिस्टम 2 में भी जाएगा। यानी कि उसमें कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि आप डायरेक्ट सिर्फ एक सिस्टम को भेज सकते हैं पैकेट, वो सब सिस्टम्स में जाएगा। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच इंटेलिजेंट है। स्विच वो जो भी ट्रैफिक है वो जिस IP एड्रेस के लिए है एंड जिस सिस्टम के लिए ट्रैफिक है, सिर्फ उसी को वो फॉरवर्ड करता है। ये अंतर होता है स्विच और हब में। इसको आप लोग प्रैक्टिकल वीडियो में भी समझ सकते हैं, या फिर एनिमेटेड सेक्शन में भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। फिर वही यहाँ पे समझते हैं हब और स्विच का क्या है, भाई स्निफिंग कैसे वर्क करती है। ये थे भाई आपके 3 मेन यूज़र कंप्यूटर्स, या कह लीजिए विक्टिम्स। और ये था आपका स्विच या हब जो भी था। फिलहाल यहाँ पे स्विच है तो स्विच मान लेते हैं। एंड ये आपका इंटरनेट जो भी एक्सेस इसके बाहर होगा। एंड यहाँ पर अटैकर इस बार सिस्टम्स पे कोई भी चीज़ नहीं करता है, सिस्टम से कुछ भी ज़्यादा अटैक नहीं होता है। मेन होता कहाँ पर है, अटैकर जो है वो स्विच और हब पे अपने किसी तरह से कनेक्ट हो जाता है। एंड जो भी ट्रैफिक होता है वो स्विच और हब को तो मिलता ही है, लेकिन वो वहाँ से अटैकर भी ले लेता है वो ट्रैफिक, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर अभी स्निफिंग कितने तरह की होती है। स्निफिंग के कई तरीके, लेकिन पहला तरीका यहाँ पे है भाई पैसिव स्निफिंग। पैसिव स्निफिंग होती है भाई हब के थ्रू। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हब में जो भी ट्रैफिक है वो सबको इक्वली जाता है। यानी कि अगर जैसे एक पैकेट आया, पैकेट A करके, एंड उस हब से 4 सिस्टम कनेक्टेड है, वो जो पैकेट A है वो चारों सिस्टम्स को मिल जाएगा। तो जो भी क्या करेगा भाई, जो अटैकर है वो डायरेक्ट बस हब से कनेक्ट हो जाएगा, उसका काम यहीं पर ख़त्म है। हब वो वारशार्क जैसे नेटवर्क स्निफिंग टूल्स का यूज़ करके आराम से ट्रैफिक चेक कर सकता है क्या ट्रैफिक आ रहा है। फिर वही पैसिव स्निफिंग के बाद आता है एक्टिव स्निफिंग। एक्टिव स्निफिंग क्या है भाई, एक्टिव स्निफिंग स्विच पर होती है। स्विच पर क्या है भाई, स्विच भी एक तरह से वर्क करता है कि इंटेलिजेंट है, लेकिन स्विच थोड़ा सा जिसको जाना चाहिए उसी को पहुंचता है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा बाईपास किया जा सकता है कि वो अपना मैक एड्रेस वगैरह चेंज कर दे, एंड जो भी उसका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग मैक एड्रेस एंड अपना IP एड्रेस वगैरह कन्फिगर कर दे। फिर वही एक्टिव स्निफिंग की कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पर दी गई हैं। मैक फ्लडिंग, यानी कि कैम टेबल्स होता है जिसके अंदर मैक एड्रेसेस लिखे होते हैं किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क पर, उसको अगर फिल कर दिया जाए इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैक टेबल्स एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ IP एड्रेसेस के साथ। फिर आता है भाई DNS पॉइजनिंग, डोमेन्स नेम सर्वर पॉइजनिंग। फिर आता है भाई ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन पॉइजनिंग। देखिए ARP का क्या मतलब है, किसी भी LAN पर जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उनका कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा, एंड उनका मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली उनका IP एड्रेस होगा। ARP प्रोटोकॉल जो है वो क्या करती है, उनके जो मैक एड्रेसेस हैं एंड उसके जो रिस्पेक्टिवली IP एड्रेसेस हैं उनको आपस में नोट करके रखती है, एंड जिसको भी लिए भी पैकेट आता है उसको पैकेट ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन उस पैकेट को ट्रांसफ़र करने से पहले चेक किया जाता है कि ARP एड्रेस क्या है उसका। फिर आता है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे। DHCP पर भी अटैक किया जा सकता है, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। DHCP को आप लोग एनिमेटेड वर्जन में ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आता है भाई स्विच पोर्ट स्टीलिंग, यानी कि पोर्ट्स की भी स्टीलिंग की जा सकती है, स्विच के जो पोर्ट्स हैं उनको चेंजेस किया जा सकता है। फिर आता है स्पूफिंग अटैक, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका मैक एड्रेस था 1.1.1.1, मैंने वही मैक एड्रेस कॉपी कर लिया, जिससे जो भी ट्रैफिक आपके सिस्टम पे जा रहा था वो मेरे सिस्टम पर आ गया।
फिर यहाँ पर दिया भाई कुछ तरीके हैं भाई, क्या अटैकर हैक कैसे करता है नेटवर्क को एंड स्निफ कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, जो भी अटैकर है वो अपना लैपटॉप या पीसी, आपके जो स्विच या हब है, जो भी, अगर हब है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, लेकिन स्विच है तो स्विच से कनेक्ट करता है। फिर वो देखता है कि जो टोपोलॉजी एनालाइजर्स का यूज़ करता है, जो हम लोगों ने नेटवर्क स्कैनिंग में देखा था कि एक सिस्टम में क्या टोपोलॉजी है, लेकिन वो तब देखना पड़ता है जब हम लोग लोकल सर्वर पे कनेक्टेड हों, यानी लोकल लैन एरिया पे कनेक्टेड हों, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं जिसे। फिर वो अपने टारगेट की आईपी फाइंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है यहाँ पर ये, तो मैं इसका सिस्टम को फाइंड करूँगा अपने जो भी मुझे नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग कई अटैक्स कर सकते हैं। मैन इन द मिडल अटैक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए नाम से ही पता चला, मैन इन द मिडल, यानी कि भाई दो आदमी थे, दो आदमी बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक तीसरा आदमी और आगे, वो भी बात करने लगा या बात सुनने लगा, करने नहीं सुनने लगा, बात को ऑल्टर जरूर कर सकता है वो। तो वो मैक आर पॉइजनिंग अलग अलग तरीकों से मैन इन द मिडल अटैक या किसी ना किसी तरह से नेटवर्क को स्निफ कर सकता है। फिर भाई एक तरीका ये भी है कि जो ट्रैफिक है वो स्विच की बजाय, जिस फॉर एग्जांपल ये यूज़र था, ये ट्रैफिक भेजा था इस यूज़र को, लेकिन हैकर ने क्या किया, यहाँ पे जो ट्रैफिक था वो इस यूज़र को तो नहीं गया, लेकिन वो ट्रैफिक अटैकर को चला गया। फिर भाई यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, ईमेल्स वगैरह, काफ़ी डिटेल्स मिल सकती हैं स्निफिंग के थ्रू। लेकिन स्निफिंग एक अटैक तो है भाई, काफ़ी अच्छा अटैक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है स्निफिंग करते वक्त बंदा जल्दी पकड़ा जा सकता है। स्निफिंग काफ़ी वीक अटैक है, इसको पकड़ना काफ़ी आसान है, क्योंकि भैया आप उसी के क्लाइंट या कंपनी में कनेक्टेड होंगे, तो ये आराम से आपको पकड़ा जा सकता है। फिर वही ये कुछ पोर्ट्स वगैरह हैं जो वनरेबल हैं स्निफिंग से, या प्रोटोकॉल्स जो वनरेबल हैं स्निफिंग से। HTTP, टेलनेट, आर लॉगिन, पॉप, IMAP। पॉप और IMAP का यूज़ होता है ईमेल ट्रांसफर्स में। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड NNTP, FTP के पासवर्ड्स मिल सकते हैं आराम से, एंड FTP के पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में आते हैं। फिर आता है भाई स्निफिंग जो है डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट होता है, स्निफिंग इन द डेटा लिंक लेयर। आई होप आप लोगों को OSI मॉडल के बारे में पता हो। तो स्निफिंग कहाँ से स्टार्ट होती है ये देखते हैं। स्निफिंग स्टार्ट होती है फिजिकल लेयर में, तो कोई स्निफिंग नहीं हो सकती है, फिर भी फिजिकल लेयर में भी स्निफिंग की जा सकती है जो फिजिकल स्निफर्स आते हैं उनके थ्रू, लेकिन फिर भी जो सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी और तरीके से की जा सकती है वो सिर्फ डेटा लिंक लेयर के स्टार्ट होती है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो भाई ये डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट होता है, एंड ये जितनी की बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या कह लीजिए हैक कर लेता है। एंड बाकी जहाँ भी जो भी ट्रैफिक ट्रांसफ़र होता है इन सब के थ्रू, वो सब आप अटैकर को मिल सकता है, सिर्फ फिजिकल लिंक बच जाता है। लेकिन अगर कोई फिजिकल डिवाइस का यूज़ करे नेटवर्क स्निफिंग के लिए तो वो भी चला जाएगा। फिर ये कुछ हार्डवेयर प्रोटोकॉल एनालाइजर्स हैं, ये हार्डवेयर यूज़ करते हैं डेटा कैप्चर करने के लिए। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप हार्डवेयर या फिजिकल टूल का यूज़ करें तो ऐसा हो सकता है, ये कुछ फिजिकल टूल्स हैं। फिर आता है वायर टैपिंग। वायर टैपिंग का मतलब क्या है? वायर टैपिंग का मतलब है किसी भी के मॉनिटर के या टेलीफोन सिस्टम को या इंटरनेट सिस्टम को बीच में एक्सेस कर लेना, एंड थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से। मीन यहाँ पे कोई आपका डिवाइस हो सकता है जो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, या कोई टूल हो सकता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो। जैसे ये जो अभी कुछ पिछली स्लाइड में हम लोगों ने टूल्स देखे, जैसे ये वाला टूल था, ये सॉफ्टवेयर भी है एंड हार्डवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। फिर ये क्या कर, इसमें भी 2 टाइप होते हैं वायर टैपिंग में। टैपिंग आप लोगों ने कभी सुना हो, पुलिस वगैरह कॉल्स टैप कर लेती है जब ज़रूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पर है कि जो पुलिस कॉल टैपिंग करती है उसमें वो कुछ भी डेटा को चेंज नहीं कर सकती, ना ऑल्टर कर सकती, सिर्फ लिसन कर सकती है। उस जो लिसन कर सकते हैं या जो सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव वायर ट्रैपिंग। एंड जिसमें आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ट्रैफिक के साथ, उसको बोलते हैं एक्टिव वायर ट्रैपिंग या टैपिंग। फिर भाई लॉफुल इंस्पेक्शन या लॉफुल इंटरसेप्शन, यानी कि आप लीगली किसी भी नेटवर्क में इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादातर एथिकल हैकर्स करते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कोड की परमिशन लें। आप जिस भी कंपनी में वर्क करें उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेन मेंबर्स हैं, फाउंडर्स वगैरह, उसकी परमिशन भी ली जा सकती है। फिर भी अगर आपको किसी और का करना है तो आप पहले कोर्ट से परमिशन लाएंगे, फिर उसके बाद आप अपना जो भी एक्सेस वगैरह है वो करेंगे, फिर आप अपने सर्वर वगैरह सब क्रिएट करके इस्टेब्लिश करने के बाद आप जो भी इंटरनेट वगैरह उनका सर्वर है, वैसे ही अभी जैसे हम लोगों ने बात की वैसे ही हम लोग उसको फिर टेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में एज अ एथिकल हैकर या किसी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में या किसी पोस्ट पे ज्वाइन हुए हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी के सीईओ या सीआईएसओ से परमिशन लेकर कर सकते हैं। सीआईएसओ का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर आता है भाई प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब है प्लानिंग टूल फॉर रिसोर्स इंटीग्रेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये क्या हुआ भाई, इसको केस स्टडी है समझते हैं। ये केस स्टडी यूएसए की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके सर्वर्स वगैरह यूएसए के अंदर में थे वहाँ से, देखिए जो इंटरनेट है वो किसी एक कंट्री का तो है नहीं, सब डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यूएसए के अंदर जो भी सिस्टम्स और उनके सर्वर्स मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, उन सब सर्वर्स पे जितना भी ट्रैफिक आ रहा था उस सब ट्रैफिक को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। जो भी ट्रैफिक उन्हें इंडिया यूएसए कनाडा अलग अलग जगहों से मिल रहा था उस सब ट्रैफिक को उन्होंने मॉनिटर किया, जो कि एक वैसे तो एक इलीगल वर्क है, फिर भी उनकी कंपनी उनके देश में है तो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी के डेटा में ट्रैफिक में इंटरफेयर करना इलीगल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं करवाया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड ये एनएसए ने करवाया था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, तो इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। फिर भाई मैक एड्रेस एंड कैम टेबल को समझते हैं। मैक एड्रेस तो आपको पता ही होगा, एड्रेस किसी भी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। एंड कैम टेबल क्या करती है, जो भी आपका लैन वगैरह है उसमें वो मैक टेबल्स के एड्रेसेस को राइट करके रखती है, जिस वजह से कोई भी जब भी इस मैक की टेबल की ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफ़र हो। फिर भाई मैक फ्लडिंग। मैक फ्लडिंग क्या करता है, देखिए मैक टेबल जो है वो एक टेबल ही है, नॉर्मली वर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं होगी, फिर भी एक तरह से उसमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, बफर होगा, वो भी उसकी एक सेट साइज़ होगा कि भाई ये इससे ज़्यादा क्या मैक एड्रेसेस नहीं रख सकता था। तो मैक फ्लडिंग में क्या होता है, हम लोग अनलिमिटेड या एक लिमिटेड नंबर ऑफ फेक मैक टेबल्स उसमें इंक्लूड करवा देते हैं कि भाई इतना मैक ज़्यादा हो गया। लेकिन इससे होता क्या है कि जब अनलिमिटेड या फिर इतने मैक एड्रेस उसमें आ जाते हैं कि वो जो आपका सर्वर था या जो आपका स्विच था वो स्विच की बजाय एज अ पोर्ट वर्क करने लगता है, एज अ हब वर्क करने लगता है। यानी कि जो स्विच था अभी तक वो इंटेलिजेंट था, लेकिन अगर उस पर मैक फ्लडिंग कर दी गई तो वो इंटेलिजेंट की बजाय उसका इंटेलिजेंस चला जाएगा एंड वो हब की तरह वर्क करने लगेगा, सबको ट्रैफिक भेजने लगेगा। फिर ये मैक फ्लडिंग के कुछ टूल्स हैं, मैक ऑफ करके। फिर आता है स्विच पोर्ट स्टीलिंग। स्विच पोर्ट स्टीलिंग के भाई मैक एड्रेस के थ्रू ही ये वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक फॉर एग्जांपल ये टारगेट था, टारगेट इस पोर्ट से कनेक्टेड है, इसको पोर्ट नंबर 3 मान ले रहे जो सब स्विच का पोर्ट है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने भी स्विच के इसी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया मैक स्पूफिंग करके या मैक फ्लडिंग करके। फिर आता है DHCP। DHCP को हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझेंगे एनिमेटेड वीडियो में। DHCP स्टारवेशन। DHCP स्टारवेशन का सबसे बड़ा गलती क्या है, DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, सॉरी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP रिक्वेस्ट को अगर आप फेक रिक्वेस्ट DHCP सर्वर को भेज देते हैं वो सर्वर डिसेबल हो जाएगा, कई बार क्रैश भी हो सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या भाई, जो भी DHCP सर्वर था वो वर्क नहीं करेगा एंड जिससे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की तरह ये काम करेगा। यानी कि आपने तो सिर्फ उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भेजा सिर्फ DHCP सर्वर पे, लेकिन DHCP सर्वर अगर ऑफ हो गया तो इससे ये होगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म हो सकता है, या फिर कह लीजिए एक तरह से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ही है जो DHCP सर्वर पर किया जा सकता है। फिर ये कुछ DHCP स्टारवेशन टूल हैं, DHCP स्टार, ये रफ DHCP सर्वर प्रोटोकॉल या अटैक। ये क्या करता है भाई, DHCP जो ओरिजिनल सर्वर है, इसको चलिए यहाँ पे जब दिया है तो समझते हैं। जो ओरिजिनल ट्रैफिक था वो यूज़र ने भेजा 1 करके, यहाँ पे जो 1 है उसको ओरिजिनल ट्रैफिक है, लेकिन वो जाना चाहिए था ओरिजिनल DHCP सर्वर जो कि यहाँ इस तक, लेकिन नहीं गया। कहाँ गया फिर, उसने जो स्विच और हब था उस पर कन्फिगरेशन कर ली कि भाई ये जो DHCP सर्वर है ये DHCP सर्वर नहीं है, मेरा सिस्टम ही DHCP सर्वर है। तो जो सिस्टम यहाँ पर जाना चाहिए था या जो पैकेट यहाँ पर जाना चाहिए था वो अब गया आपके अटैकर के सिस्टम पे, एंड अटैकर अब उससे जो चाहे वो मैनिपुलेट कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर आता है भाई एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी ARP। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम पे कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं एंड उनके अलग अलग मैक एड्रेसेस हो सकते हैं। तो ARP प्रोटोकॉल का काम क्या है कि ये जो मैक एड्रेस है एंड उनके रिस्पेक्टिवली जो उनके IP एड्रेसेस हैं उनकी लिस्ट बना के रखता है कि जिस भी IP एड्रेस के लिए ट्रैफिक आ रहा है वो उसी सिस्टम तक पहुँच जाए। इसको प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। ARP पॉइजनिंग क्या करता है भाई, ARP पॉइजनिंग से ये हो जाता है कि जितना भी ट्रैफिक वगैरह है वो सब अटैकर की मशीन पे जा सकता है। इतना सा सिंपल सी भाषा में एक बात में ख़त्म करते हैं।
जिससे क्या होगा भाई, अगर अटैकर के सिस्टम पे ट्रैफिक चला गया तो अटैकर कुछ भी कर सकता है, उस ट्रैफिक से ऑल्टर कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। फिर ये कुछ थ्रेट्स हैं जो आर पॉइजनिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो भाई पैकेट स्निफिंग, सेशन हाईजैकिंग, VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके इंटरनेट कॉल होती हैं उसको टैप किया जा सकता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, इंटरसेप्शन हो सकता है, कनेक्शन हाईजैक हो सकता है या सेशन हाईजैक भी बोल सकते हैं, कनेक्ट रीसेटिंग हो सकता है, जो भी कनेक्शन है उसको रीसेट किया जा सकता है, पासवर्ड्स को चुराया जा सकता है, एंड डीडोस अटैक या डॉस अटैक हो सकता है। डीडोस तो नहीं, डॉस अटैक होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। फिर ये कुछ टूल्स हैं, विन आर्प अटैकर, केन एंड एबल। एक और टूल है मैक्स स्पूफिंग। मैक्स स्पूफिंग को समझते हैं भाई। स्निफिंग के मैक्स स्पूफिंग को इतना समझ लीजिए, ये जो एड्रेस था इसका मैक एड्रेस इसने कॉपी कर लिया, यानी कि जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी पहले वो, ये आपका स्विच है एंड ये आपका यूज़र है। यूज़र ने जो अपना ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल वो google.com सर्च कर रहा है, तो google.com उसने सर्च किया, वो डेटा जो पैकेट था वो गया स्विच पर या हब पर तो नहीं, स्विच पर गया, स्विच पर गया है वो इंटरनेट पर। अब इंटरनेट से जो वापस ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक स्विच पर गया वापस, लेकिन स्विच पर तो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर जो अटैकर था उसने अपना मैक एड्रेस चेंज कर लिया एंड उसने अपना मैक एड्रेस कर लिया जो उसके टारगेट का या यूज़र का मैक ओरिजिनल मैक एड्रेस था, वही मैक एड्रेस ने सेट कर दिया। अब जो ट्रैफिक था वो जो ओरिजिनल यूज़र है उस तक नहीं गया, बल्कि गया किस पे, अटैकर के सिस्टम पे ट्रैफिक चला गया। फिर ये कुछ मैक एड्रेसेस के तरीके हैं। DNS पॉइजनिंग। DNS पॉइजनिंग क्या कर सकता है, डोमेन नेम सर्वर कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसको समझते हैं DNS पॉइजनिंग क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। DNS पॉइजनिंग क्या है भाई, किसी भी DNS सर्वर को आप ट्रिक कर देते हैं कि जो उस पर फॉल्स रिक्वेस्ट जा रही है वो एक्चुअल में ट्रू है, एंड जो आपका DNS सर्वर है वो उस काम में बिजी हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, जो भी ओरिजिनल IP एड्रेस था सर्वर का उसको रिमूव करके जो जिस सिस्टम पे आपका कंट्रोल है उस IP एड्रेस को डाल देते हैं उसकी जगह पर, जिस वजह से जो भी ट्रैफिक है वो आपके थ्रू होके जाता है या आपके सिस्टम के थ्रू होके जाता है। यहाँ पर समझते हैं, विक्टिम के जो ट्रैफिक है वो जाना चाहिए ओरिजिनल DHCP सर्वर तक, यानी कि इस सर्वर तक। लेकिन क्या हुआ कि जब DNS पॉइजनिंग की गई तो जो ट्रैफिक था वो डायरेक्ट DNS सर्वर की बजाय डायरेक्ट चला गया अटैकर को। अटैकर ने अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो भी मैनिपुलेशन वगैरह करना था वो उसने किया, एंड उसके बाद जो ट्रैफिक था उसके बाद गया DHCP सर्वर पर, जबकि डायरेक्ट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हुआ नहीं ये। मेरा था भी इंटरनेट का मतलब है आपका जो लोकल एरिया में नेटवर्क कनेक्टेड है उसका, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो भाई जो अटैकर था उसने अपने जो स्विच था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, आर्प्स फाइलिंग DNS प्रूफ अलग अलग तरीक़ों से। फिर जो DNS रिक्वेस्ट थी वो जाना चाहिए था इस सर्वर तक, यानी कि इस IP एड्रेस तक, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि वो जो IP एड्रेस था वो चला गया आपके अटैकर के पास। वो डेटा चला गया। अब अटैकर क्या करेगा, जो DNS सर्वर को रिस्पॉन्स करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेबेका थी उसने DNS रिक्वेस्ट की तो DNS का रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, तो DNS का रिस्पॉन्स कौन करेगा, DNS का रिस्पॉन्स करता है DNS सर्वर, लेकिन यहाँ पे DNS सर्वर ही चेंज कर दिया गया है। तो DNS सर्वर जब चेंज किया गया तो रिक्वेस्ट भी अटैकर के सिस्टम से जाएगी, अटैकर अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है जो फेक वेबसाइट अटैकर ने सेट कर रखी थी उस वेबसाइट पे, या फिर फिशिंग वेबसाइट कह सकते हैं, उसी वेबसाइट की एक हूबहू नकल। फिर जो फेक वेबसाइट पे जो भी उसको डिटेल्स वगैरह भरनी थी वो उसने भर दी ओरिजिनल वेबसाइट समझ के, एंड जो भी डेटा उसे अटैकर को चाहिए था अटैकर को मिल गया, फिर वो वापस ओरिजिनल वेबसाइट पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आता भी इंटरनेट स्पूफिंग कैसे की, इंटरनेट DNS स्पूफिंग कैसे की जाती है समझते हैं। सबसे पहले तो भाई जो अटैकर है वो क्या करेगा, जो भी रेबेका या जो भी उसका टारगेट है उसके सर्वर पे एंड उसके सिस्टम पर चेंज कर देगा कि जो उसका नॉर्मल DHCP सर्वर है उसकी बजाय वो अपने सिस्टम को एज अ DHCP या DNS सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर देगा। इससे देखिए DHCP एंड DNS सर्वर क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं तो जो DNS सर्वर होगा वो एयरटेल का है, एंड अगर आप जियो के यूज़ कर रहे हैं तो जो DNS सर्वर होगा वो जियो का है। वैसे ही DNS सर्वर चेंजेस हो सकते हैं अलग अलग कंपनी के हिसाब से, एंड अगर आप चाहें तो गूगल का DNS सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है 8.8.8, जिस पे कोई भी वेबसाइट ब्लॉक नहीं होती। फॉर एग्जांपल कई वेबसाइट जो है वो आपकी कुछ जियो कंपनी ब्लॉक कर देती है, कुछ
एयरटेल ब्लॉक कर देती है। लेकिन अगर आप गूगल के या किसी और कंपनी के DHCP एंड DNS सर्वर पे सेट हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी वेबसाइट पे आसानी से विजिट कर सकते हैं, उस पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो वो अपने सर्वर को ऐसा सेट कर देता है। फिर जो ट्रैफिक है वो DNS का जाता है अटैकर के सिस्टम पे, फिर अटैकर एज अ DNS सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। फिर वो जो ट्रैफिक है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने की बजाय फिर से फेक वेबसाइट पे चला जाता है। एंड फेक वेबसाइट के बाद फिर तो आपको पता ही है कि फेक वेबसाइट पे क्या होगा, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप लोग सीख गए होंगे, इतना आप लोगों ने 7 मॉड्यूल्स पढ़ लिए हैं अभी तक। एंड आई होप आप लोगों को सब मॉड्यूल समझ में आया हूँ। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, इतना सब होने के बाद भी पहले एक बार आप कोशिश करिए कि नोट्स पढ़ लें। अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करिए कि जो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों के, मैं खुद हूँ और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देंगे। एंड अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट हम लोगों से कॉल भी कर सकते हैं वहीं पर। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर को हम लोगों ने बताया था लास्ट टाइम, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है कि जो अटैकर था वो यूज़र के सिस्टम पे प्रॉक्सी सेट कर दे रहा है अपने सिस्टम के IP एड्रेस के साथ। एंड जो भी ट्रैफिक है फिर वो अटैकर के सिस्टम से होकर जा रहा है, अटैकर उसको फेक वेबसाइट पे भेज देगा। एंड वो फेक वेबसाइट के बाद आपको पता है कि क्या होगा। फिर आता है भाई DNS कैशे पॉइजनिंग। DNS कैशे पॉइजनिंग का मतलब है आप DNS पे फेक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या फिर उसके जो रिक्वेस्ट वगैरह उसको ऑल्टर कर रहे हैं। एंड जो भी ओरिजिनल सर्वर पे डेटा जाना चाहिए था वो ओरिजिनल सर्वर पे जाने की बजाय फेक सर्वर पे चला जा रहा है। इसको भी समझते हैं भाई। यहाँ पे जो DNS रिक्वेस्ट थी या DNS क्वेरी थी वो गई, वो ओरिजिनल DNS सर्वर तक गई। लेकिन हुआ क्या, DNS सर्वर ने जो रिक्वेस्ट की, मतलब जो वापस रिस्पॉन्स दिया, वो ओरिजिनल तक नहीं पहुँचा। वो कहाँ गया? वो गया भाई अटैकर के सर्वर पे। एंड अटैकर ने मैनिपुलेट करके उसको अपने अकॉर्डिंग भेज दिया। फिर क्या हुआ भाई, अटैकर ने जो वापस उसको अपने अकॉर्डिंग भेजा तो जो ट्रैफिक या जिस भी वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो रही थी या रिडायरेक्ट हो रहा था, वो ट्रैफिक फेक वेबसाइट पे चला गया। एंड फेक वेबसाइट पे फिर से डिटेल्स ले ली गई, उसके बाद वापस ओरिजिनल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। फिर कुछ स्निफिंग टूल्स हैं। स्निफिंग टूल में नंबर 1 एंड बेस्ट टूल है वायर शार्क। ऐसा क्या और भी टूल्स हैं लेकिन वायर शार्क बेस्ट है क्योंकि ये GUI मोड में भी है। एंड इसको आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, आप लिनक्स का कर रहे हैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम या काली लिनक्स का तब भी कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ का कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। फिर आता है नेटवर्क। देखिए यहाँ पे समझते हैं, अटैकर का ट्रैफिक वायर शार्क के थ्रू, वायर शार्क का नेटवर्क के थ्रू, एंड नेटवर्क का बिटकॉइन, यानी कि आराम से किसी भी ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है एंड उसमें चेंजेस कर सकता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखें। जो वायर शार्क है इसका आपको एक वेरी शॉर्ट कोर्स प्रैक्टिकल वीडियो में मिल जाएगा या प्रैक्टिकल सेक्शन में मिल जाएगा। इसे आपको प्रैक्टिकल में समझते हैं। मेरे कुछ और टूल्स हैं, देख लीजिए, आप नाम पढ़ लीजिए। स्टील सेंट्रल पैकेट एनालाइजर, TCP डंप, विन डंप, ओमनी पीक नेटवर्क एनालाइजर, ऑब्जर्वर, स्निफोमैटिक, ओलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर। ये पैकेट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। जो आपको हम लोगों ने पहले बताया था कि फेक TCP पैकेट्स एंड फ्लैग्स वगैरह जनरेट किए जा सकते हैं, वो इससे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना हो। वैसे उसका कोई यूज़ नहीं बचा। फिर एक और है RSA, नेट विटनेस, इन्वेस्टिगेटर। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स भी आप वायर शार्क का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे कुछ और टूल्स हैं लेकिन आपको सिर्फ वायर शार्क से ही हर काम हो जाएगा, दूसरे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ मोबाइल्स के टूल्स हैं, अगर आप मोबाइल से हैकिंग करते हैं तो ज़रूर देख लीजिए।